Hello everyone, welcome back to the channel and I hope that you all must be doing great. So आज का topic is recapitalization of banks. So इसके बहुत सारे important aspects, जो सब topics हैं वो important है specifically for the prelims examination, and we'll also take up a PT question in the end and समझेंगे कि किस nature का किस pattern का question आ रहा है. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट मीनिंग ही क्या है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक. सो सिंपली रिकैपिटलाइज कैपिटल को फिर से इन्फ्यूज किया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंडर बाय द पब्लिक सेक्टर, या आप बोल सकते हो बाय द गवर्नमेंट. सो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जो अंडरटेकन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक टू इन्फ्यूज एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. सो जो कैपिटल इंजेक्शन किया जाता है इट इज यूजुअली डन, इसके पीछे का पर्पस क्या है? पर्पस इज ताकि हम बैंक्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और स्ट्रेंथन कर सके. वी कैन एनहांस इट्स सॉल्वेंसी एंड इंश्योर कि एडिक्वेट कैपिटल अवेलेबल है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, सो दैट अगर ऐसा कोई लॉस होता है या कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है उसको हमारा बैंकिंग सिस्टम हैंडल करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. प्रिपेयर्डनेस लेवल्स. सो एंड कंटिन्यू लेंडिंग टू द इकोनॉमी. तो क्रेडिट डिमांड जो है इकोनॉमी में उसको भी फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है. सो अकॉर्डिंगली जो भी ट्रेंड चल रहा है फॉर द क्रेडिट डिमांड्स एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी, तो उस गैप को रिड्यूस करने के लिए रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है. सो कौन कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जब रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स की जाती है? तो वन इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. मतलब जब भी बैंकिंग सेक्टर को हेल्प चाहिए होती है, there is any such crisis like situation, yeah, there is weakening of the financial system, या बोल सकते हो external factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट अगेन डिपेंड करता है हमारे बैंकिंग सेक्टर की रेजिलेंस के ऊपर. तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जब होता है तो बैंक में सपोज इट कैन फेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ बैड लोन्स. अगर किस कंट्री में बैंक्स में सपोज एनपीएस इंक्रीज हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली बैंक्स और ज्यादा वी कैन से रिलक्टेंट हो जाएंगे जब बात आएगी लोन्स लैंड करने की. या फिर आप बात करो कि पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं बैंक्स को, या देयर इज लैक ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी. हमने बात करी थी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो बैंक्स को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. एंड अगर वी सी कि बैंक्स दे आर फेसिंग इन काइंड ऑफ लैक इन द कैपिटल एडिक्वेसी, तो रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है. थर्ड सिचुएशन कैन बी जब इकोनॉमिक डाउनटर्न फेस करने को पड़ रहा हो. तो ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन या डिस्ट्रेस फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, बैंक्स दे मे सफर लॉसेस ऑन देयर लोन पोर्टफोलियो, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड वीकन हो जाती है ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न. तो ऑब्वियसली वो बैंक्स के बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है एंड बैंक्स की इनकम, बैंक्स के प्रॉफिट दोनों डिक्लाइन होने लग जाते हैं. तो उस टाइम पे भी बैंक्स रिवाइवल के लिए रिकैपिटलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट बूस्ट की तरह एक्ट करता है. थर्ड सिचुएशन इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अगर नहीं फुलफिल हो पा रही है, अगर वो नहीं मीट कर पा रही है बैंक्स, तो अगेन बैंक फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए, बैंकरप्सी प्रिवेंट करने के लिए रिकैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फोर्थ इज रिकैपिटलाइजेशन आप कर सकते हो ताकि बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ और अच्छे तरीके से हो, हमारा बैंकिंग सेक्टर एक हेल्दी तरीके से फंक्शन करे, लॉसेस ना हो, इट रिमेन्स रोबस्ट. जो अगेन बात आती है मोमेंटम, हम मोमेंटम ऑफ ग्रोथ उसको मेंटेन कर सके, रिकैपिटलाइजेशन it becomes important. And suppose banks को अगर न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है, it requires additional capital, तो वहां पे भी रिकैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो रिकैपिटलाइजेशन किन डिफरेंट वेज में किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी डन? तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट इंजेक्शन. गवर्नमेंट डायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है बैंक्स को बाय परचेजिंग दी इक्विटी शेयर्स. तो अगेन गवर्नमेंट का हम बोल सकते हैं कि शेयर इन अ पर्टिकुलर बैंक को इंक्रीज हो जाता है
एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स गवर्नमेंट बाय कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है ग्रांट्स एंड सब्सिडीज. सो कैपिटल इंजेक्शन हेल्प्स बूस्ट द बैंक्स कैपिटल बेस. सो कैपिटल बेस अगेन बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को इम्पैक्ट करता है. देन एसेट सेल्स करी जा सकती है. बैंक्स अपने जो उनके नॉन कोर एसेट्स हैं या सब्सिडीज हैं उनको सेल करके अगेन फंड्स रेज कर सकते हैं या फंड्स अगेन उनको बैंक्स को फंड्स मिल सकते हैं. सो दैट्स हाउ रिकैपिटलाइजेशन कैन बी डन. इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स. बैंक्स न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं एंड अगेन कॉमन स्टॉक एक्सचेंजेस अगर वो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे तो लोग उनके शेयर्स को बाय कर सकते हैं, लेटर उनको ट्रेड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली बैंक्स को और एडिशनल कैपिटल मिल सकता है. फोर्थ इज एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट. बैंक्स इंप्रूव कर सकते हैं अपनी कैपिटल पोजीशन बाय रिकवरिंग द बैड लोन्स. बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग और हम बोल सकते हैं कि लेंदी एंड डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. तो ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, हम बोल सकते हैं. इसके ऊपर रिलाई करना इट वुडंट बी अ सस्टेनेबल थिंग. देन इंटरनल प्रॉफिट जनरेशन. अगेन बैंक्स रिटेन और एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स ओवर टाइम टू स्ट्रेंथन देयर कैपिटल बेस. एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी किए जाते हैं सो दैट बैंक्स अगेन जो वीकर बैंक्स हैं और जिनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो लॉसेस इनकर कर रहे हैं, तो उनको अगेन मर्ज किया जा सकता है विद गुड परफॉर्मिंग हेल्दी या बिग बैंक्स सो दैट ओवरऑल इम्पैक्ट जो हो वो दोनों बैंक्स के लिए वी कैन से कि फ्यूचर में बेनिफिशियल रहे. नाउ बात आती है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो गवर्नमेंट करती है, क्या उसका फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है. अगर होता भी है तो किस तरीके से होता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है. तो पहला डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग. सो जब गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा इंजेक्ट कर रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाय परचेजिंग इक्विटी शेयर्स या ग्रांट्स किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, तो टिपिकली जो इम्पैक्ट होता है वो होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अपना पैसा बैंकिंग सेक्टर में डाल रही है बाय परचेजिंग इक्विटी शेयर्स. सो दिस लीड्स टू राइज इन द फिस्कल डेफिसिट. और जो ये अगेन इस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है इट इज रिकॉर्डेड एज गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इन द बजट. तो एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम अज्यूम करें कि रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, तो फिस्कल डेफिसिट उस केस में इंक्रीज होगा. सेकंड इज गवर्नमेंट को अगेन रिकैपिटलाइजेशन अगर करना है और गवर्नमेंट के पास इतना अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है जितना वो इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो उस पैसे को अगेन गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो अगेन फिस्कल डेफिसिट वुड इंक्रीज. देन इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू. तो रिकैपिटलाइजेशन इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी क्योंकि हेल्थियर अगर बैंकिंग सेक्टर रहेगा तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज हो सकेंगे. तो कहीं ना कहीं अगेन ये गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. Then economic growth. Again, economic growth success of bank recapitalization, restoring अगर financial stability हम restore कर पाए and support वो आगे करेगा हमारी economic growth को, तो वो indirectly influence करता है fiscal deficit के ऊपर भी. हमने अभी यहाँ पे भी देखा tax revenues की हमने जो बात करी. So अब second aspect जो आता है, क्या recapitalization की वजह से मनी सप्लाई या बात कर सकते हो लिक्विडिटी या आप यहाँ पे लेके आ सकते हो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ रिकैपिटलाइजेशन. तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा, इंक्रीज इन लिक्विडिटी होगी क्योंकि बैंक्स के पास एडिशनल कैपिटल अवेलेबल हो रहा है, गवर्नमेंट उसको इन्फ्यूज कर रही है. सो गवर्नमेंट जो कैपिटल इंजेक्ट करती है डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से लिक्विडिटी इंक्रीज होती है एंड बैंक्स उस पैसे को यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स या गवर्नमेंट अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज को और एक्सपैंड कर सकते हैं. जो लेंडिंग बेस आप बोलते हो वो एक्सपैंड हो सकता है एंड डेफिनेटली मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगा. देन क्रेडिट एक्सपेंशन एक्टिविटीज. ऑब्वियसली बैंक के पास जो कैपिटल आया बैंक उसको कहाँ यूज करेंगे, मेजरली वो क्रेडिट एक्सपेंशन या लेंडिंग एक्टिविटीज में यूज किया जाता है. उसकी वजह से अगेन इकोनॉमी को जो बूस्ट मिल सकता है, अगेन लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, अवेलेबल करेंसी या कैश इन हैंड वो भी इंक्रीज हो सकता है, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी. अगेन बिजनेस एक्टिविटीज को बूस्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा. सो प्रोडक्शन साइड
प्रोड्यूसर्स के लिए भी रिकैपिटलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। देन स्ट्रेंथनिंग द कॉन्फिडेंस, लोगों का जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ की रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होता है, कि उनके माइंड में, कि बैक इन द माइंड में रहता है कि गवर्नमेंट इज देयर। अगर ऐसा कोई पॉसिबल बैंक फेलियर फ्यूचर में होता भी है तो गवर्नमेंट इज देयर टू सेव अ बैंक इन द फॉर्म ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑप्शन जो गवर्नमेंट के पास रहता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज होगा तो लोग ज्यादा डिपॉजिट करेंगे अपना पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, एंड कहीं ना कहीं वो अगेन बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। देन मॉनेटरी पॉलिसी कंसिडरेशन की अगर हम बात करें कि आरबीआई का जो मेन अगर कंसर्न होता है दैट इज ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन के ऊपर नजर रखना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो यहाँ पे अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फिर मॉनेटरी पॉलिसी का रोल आ जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, रेपो रेट को रिड्यूस किया, सॉरी रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। देन एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हो सकती है, इट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं, जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, अगेन उनको रिकवर करने में भी हेल्प होती है। एंड फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट्स भी होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट्स कैसे, रिकैपिटलाइजेशन की वजह से अगेन फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो अपना और ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट में लगा सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में लगा सकते हैं। उसकी वजह से वी कैन सी इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इन द इंडियन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी को और ज्यादा बूस्ट करेगा। Coming to the question, so this is PT question which was asked in 2018 UPSC prelims examination. तो ये again recapitalization of banking के around ही question है। पहला sentence बोल रहा है कि capital infusion into the public sector banks by the government of India is it has steadily increased in the last decade. तो यहाँ पे word क्या जा रहा है, steadily increase। यहाँ पे again this is a wrong statement, it is false, वो steadily increase नहीं हुआ है। Then second is to put the public sector banks in order. The merger of associates banks with the present State Bank of India has been affected. So second sentence is correct. It is true. हमने देखा कि merger of banks भी किया जाता है, ये अभी हमने just समझा था। सो यहाँ पे स्टेडली इंक्रीज नहीं हुआ। अगर हम ट्रेंड को समझे तो ट्रेंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीनिश लाइट ग्रीन लाइन, इट इज सिग्निफाइंग बैंक का कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसका क्या ट्रेंड है। एंड ये कैपिटल इन्फ्यूजन का जो बैंक गवर्नमेंट कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर, तो ये दो ट्रेंड है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 2008-9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उससे पहले बहुत लोअर मिनिमम लेवल पे रिकैपिटलाइजेशन किया जाता था, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इसका ज्यादा यूज किया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो इसके बाद इंक्रीज, मैसिव इंक्रीज, यू कैन सी शार्पली इंक्रीज हुआ। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि जो स्टेडी रेट मेंटेन किया गया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि रिकैपिटलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने किया बैंक्स के अंडर, उसकी वजह से हम अपना जो बैंक्स अपना प्रॉफिट है उसको सस्टेनेबल एक लेवल पे मेंटेन कर पाए। उसके बाद फिर ये एक स्टेबल रेट पे हो गया, एंड देन आगे जाके 2013 के बाद ये फॉल देखा। उसके बाद अगेन हमने एक शार्प इंक्रीज देखा, बट उसके बाद आप देखोगे कि जो बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट था कितना मैसिवली वो फॉल हुआ या डिक्लाइन, या आप बोल सकते हो क्रैश भी हुआ, और वो नेगेटिव एरिया में भी चला गया। उसके बाद एक शार्प रिवाइवल हमें देखने को मिला, बट उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिवाइवल देखा इसके बाद या इससे पहले वाले एरिया में रिकैपिटलाइजेशन का ट्रेंड स्टेबल लेवल पे उसको और इंक्रीज नहीं किया गया। तो आप बोल सकते हो कि अगेन यहाँ पे एक टाइम लैग रहा जो हम देखे इफेक्ट ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो इस टाइम पीरियड के दौरान करी गई। सो ये ट्रेंड है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक स्टेडीली इंक्रीजिंग तरीके से आपको ट्रेंड नहीं दिख रहा है रिकैपिटलाइजेशन का, एक यूनिफॉर्म ट्रेंड नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस वन हो जा, जो सेंटेंस वन था दैट वाज रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज इट इज नॉट increase at a steady rate. All right, so that's all for the day. Thank you so much for joining us and stay tuned for further informative and useful topics.